तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी न्यू टॉपिक। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में बेसिकली इनसे आप बोल सकते हैं कि इसको एक मोल कॉन्सेप्ट का एक्सटेंशन है। तो जो सवाल हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में करते हैं वही सवाल हम लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में भी करते हैं। फंडा ये होता है या डिफरेंस ये होता है कि थोड़ा इजी हो जाता है सवाल करना, थोड़ा रिलेटिवली इजी वे में हम लोग इन सवालों को सोल्व कर सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों को जब स्टैच्यूमेट्री लगाना होता था तो रिएक्शंस को हमें बैलेंस करना होता था, वही सवाल बिना बैलेंसिंग के भी हम लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। तो होता क्या है, कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, एक एक करके अपन सारे कॉन्सेप्ट इसको एनालाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में जो सबसे पहला फंडा हम लोग सीखने वाले हैं वो होगा कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। इसको आप एन फैक्टर बोल सकते हैं, इसको हम लोग वैलेंसी फैक्टर भी बोल सकते हैं, राइट। ये होता क्या है और इसको यूज कैसे करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम ये बात करें कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। पहले हम लोग कैलकुलेट करना सीख लें और फिर हम लोग देखेंगे कि इसको यूज कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो अलग अलग केसेस के करस्पॉन्डिंग अलग अलग एन फैक्टर्स की कैलकुलेशन होती है, एक एक करके अपन देखते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें एसिड्स के लिए, तो अगर कोई भी एसिड अपने पास, तो उसका एन फैक्टर क्या होगा उसकी बात करें तो एसिड के लिए हम बोल सकते हैं कि जो एन फैक्टर होता है, दिस एन फैक्टर it is nothing but basicity of acid. This is nothing but basicity of acid. Now what do you mean by basicity of acid? Basicity of acid का मतलब होता है कि एक एसिड कितने H प्लस आयन देगा पर मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ H प्लस आयंस गिवन पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग जितने H प्लस आयन आपको मिलते हैं वो कहलाता है किसी भी एसिड का बेसिसिटी। और जो बेसिसिटी होगा वही आपका एन फैक्टर होगा। मतलब जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर HCl और आपको कैलकुलेट करना है कि इन सबका एन फैक्टर क्या होगा, तो HCl एक मोनोबेसिक एसिड होगा। मोनोबेसिक का मतलब ये होता है कि जो एक H प्लस दे या जिसकी बेसिसिटी 1 है। बेसिसिटी का मतलब होता है कि आप कितने H प्लस लूज कर सकते हैं। HCl का एक मॉलिक्यूल एक H प्लस लूज करेगा तो इसकी बेसिसिटी 1 होगी और इसका एन फैक्टर भी 1 होगा। अगर मैं बात करूं सल्फ्यूरिक एसिड विच इज H2SO4, तो इसका बेसिसिटी कितना होगा, ये 2 H प्लस लूज कर सकता है तो 2 H प्लस के करस्पॉन्डिंग ये बेसिसिटी 2 होगा, तो एन फैक्टर भी डेफिनेटली 2 होना चाहिए इसका। अगर हम बात करें फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ये आपका ट्राइबेसिक एसिड होता है। आमतौर पे जितने H प्लस आयन होते हैं या जितने हाइड्रोजन कनेक्टेड होते हैं उतना बेसिसिटी होता है, हमेशा होल्ड नहीं करता है पर जनरली ऐसा होता है कि जितने हाइड्रोजन है उतना आपका बेसिसिटी होता है। कुछ एक्सेप्शन भी है वो भी अपन देखते हैं। तो H3PO4 की बात करें तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, इसका बेसिसिटी 3 होगा, एन फैक्टर भी हो जाएगा इसका 3। जैसे मैं एक्सेप्शन की बात कर रहा था, आप ये दो केसेस याद रख सकते हैं, H3PO3 एंड H3PO2, राइट। This is called phosphoric acid, this is called phosphorus acid and this is called hypophosphorus acid. I think so आपको नाम पता होंगे, अगर नहीं पता है तो हम लोग पढ़ेंगे आगे। बट हमें जो अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना है वो ये होता है कि जो H3PO3 होता है विच इज phosphorus acid, इसकी बेसिसिटी 2 होती है और जो hypophosphorus acid होता है विच इज H3PO2, इसका बेसिसिटी 1 ही होता है। तो जैसा भी अपन ने देखा था कि जितने H प्लस होते हैं या जितने हाइड्रोजन होते हैं उतना बेसिसिटी होता है, ऐसा जनरली एग्जिस्ट करता है पर हमेशा नहीं। स्पेशली दो केसेस हम ध्यान रखेंगे, H3PO3 एंड H3PO2। फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसमें बेसिसिटी 2 होता है, इसमें बेसिसिटी आपका 1 होगा। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि इनके जो एन फैक्टर्स होंगे, इनके एन फैक्टर, इसका अगर बेसिसिटी 2 है तो इसका एन फैक्टर 2 होगा और इसका एन फैक्टर 1 होगा, राइट। तो किसी भी एसिड के लिए हम बोल सकते हैं कि एन फैक्टर उतना ही होगा जितना उसका बेसिसिटी होगा। इसका मतलब वो जितने H प्लस आयन लूज करेगा, राइट। तो किसी भी एसिड के लिए एन फैक्टर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। एसिड के अंदर ही एक छोटा सा पॉइंट और आप ध्यान रख सकते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं अपन। जैसे मान लो अपने पास एक केमिकल रिएक्शन है लाइक दिस, H3PO4 प्लस NaOH गिविंग लेट्स से H2PO4 along with let's say along with H2। और आपसे पूछा रहा है कि इस
पर्टिकुलर केस में इसका एंड फैक्टर कितना होगा। तो जैसा भी हमने डिस्कस किया, फॉस्फोरिक एसिड, इसके अंदर 3 हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, या इसका बेसिसिटी 3 होता है, इसका एंड फैक्टर 3 होता है। पर इसका बेसिक एंड फैक्टर हम लोग 3 मानते हैं अगर हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होता है। अगर आपको ये रिएक्शन दे रखा है, केमिकल रिएक्शन दे रखा है, तो यहाँ पर इसका एंड फैक्टर डिफरेंट हो सकता है। क्यों? अगर केमिकल रिएक्शन दे रखा है तो हमें देखना होगा कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर ये कितने हाइड्रोजन लूज कर रहा है। इस केमिकल रिएक्शन के अंदर H3PO4 NH के साथ कंबाइन कर NaH2PO4 बना रहा है। इसका मतलब एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है Na+ से। इसका मतलब एक ही हाइड्रोजन ही लूज कर रहा है। अगर एक ही हाइड्रोजन लूज करेगा, इसका मतलब यहाँ पर एंड फैक्टर इसका 1 होगा। 1 क्यों? क्योंकि ये एक हाइड्रोजन लूज कर रहा है। तो अगर रिएक्शन नहीं दे रखा होता तो बाय डिफॉल्ट हम लोग इसका एंड फैक्टर 3 मान सकते थे, बट अगर रिएक्शन दे रखा है तो उसके हिसाब से हमें एनालाइज करना होगा। यहाँ पे ये एक H+ लूज कर रहा है, इसका मतलब इसका एंड फैक्टर 1 होगा। अगर मान लो रिएक्शन ऐसा होता, H3PO4 प्लस 2NaOH गिविंग Na2HPO4 प्लस H2 या 2H2, और अब आपसे पूछा जाए कि इसका एंड फैक्टर कितना होगा। क्या होगा इसका एंड फैक्टर? क्या सोच सकते हैं हम लोग? आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पर आप Na2HPO4 बना रहे हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं 2 Na+ से। सिंस इस कंपाउंड के अंदर, सॉरी, इस केमिकल रिएक्शन के अंदर ये 2 हाइड्रोजन लूज कर रहा है, हम बोल सकते हैं कि इसका एंड फैक्टर यहाँ पर 2 होगा, राइट। तो पहली रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग इसका एंड फैक्टर 1 था, इस वाली रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग इसका एंड फैक्टर 2 है। और बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं दे रखा है तो हम लोग इसका एंड फैक्टर 3 मानते हैं। या फिर अगर रिएक्शन ऐसा दे रखा होता, H3PO4 प्लस 3NaOH गिविंग Na3PO4 प्लस 3H2, और अब अगर सपोज इसका एंड फैक्टर मैं पूछूंगा तो अब इसी कंपाउंड का एंड फैक्टर यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि तीनों हाइड्रोजन यहाँ पर रिप्लेस हो चुके हैं Na+ से। तो ये रिएक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर रिएक्शन नहीं दे रखा होता तो बाय डिफॉल्ट 3 बन रहे, और अगर रिएक्शन दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करेंगे। ये बात ना एंड फैक्टर ऑफ एसिड। अब बात करते हैं अपन बेस की। बात करें अपन बेसिस के लिए, तो बेसिस के लिए एंड फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो फॉर बेसिस वी कैन सिंपली से दैट एंड फैक्टर इज इक्विवेलेंट टू, या इट इज इक्वल टू एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी ऑफ बेस। अब ये एसिडिटी ऑफ बेस का मतलब क्या होता है? ये डिपेंड करता है कि बेस को आप कैसे डिफाइन करते हैं। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज सेम एज नंबर ऑफ OH माइनस गिवन पर मोलिक्यूल, और दिस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ H+ आयन accepted पर मॉलिक्यूल। डिपेंड करता है कि कैसे आप डिफाइन करना चाहते हैं। अलग अलग टाइप से हम लोग अपने एसिड बेस टॉपिक में पढ़ा होगा, या फिर आने के क्रिम में हमने ये देखा है कि भाई जो आरएनएस बेस होता है वो OH- फर्निश करता है, OH- देता है, और जो आपका ब्रोंस्टेन बेस होता है वो H+ आयन गेन करता है। तो इसी तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं कि एक मॉलिक्यूल कितना OH- लूज कर रहा है या एक मॉलिक्यूल कितना H+ आयन गेन करेगा। दिस इज कॉल्ड एसिडिटी, और जितना एसिडिटी होगा उतना एंड फैक्टर होगा। एग्जाम्पल देखें, अगर जैसे हम यहाँ पे बात करें अगर NaOH का, राइट, NaOH का एंड फैक्टर कितना होना चाहिए? तो आप देख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल एक OH- लूज करेगा तो इसका एंड फैक्टर 1 आएगा। अगर मैं बात करता हूं मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, भी एक आरएनएस बेस है, आरएनएस बेस क्योंकि ये OH- लूज कर सकता है और ये 2 OH- लूज करता है, तो इसका एंड फैक्टर यहाँ पर 2 आएगा। अगर मैं बात करता हूँ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हालांकि ये पानी में घुलता नहीं है, पर लेट्स से अगर ये पानी में घुला हुआ है तो जो घुल जाएगा वो आयनाइज भी करेगा, और आयनाइज करके एक मॉलिक्यूल कितने OH- देगा? 3, तो इसका एंड फैक्टर हो जाएगा 3। अगर मैं बात करूं अमोनिया का या अमोनिया गैस, अब अमोनिया पानी के अंदर तो फिर भी ठीक है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और OH- रिलीज कर सकता है, बट अगर अमोनिया गैस की बात करें तो क्या ये बेस है? ये OH- रिलीज नहीं कर सकता ऑफ कोर्स, क्योंकि इसके अंदर OH- नहीं है, बट ये H+ गेन कर सकता है। कितना H+ गेन करता है? अमोनिया के पास एक लॉन पेयर होता है, ये एक H+ गेन कर कर आपको अमोनियम आयन बनाकर दे सकता है। सिंस ये एक H+ गेन कर सकता है तो हम बोल सकते हैं कि इसका एंड फैक्टर यहाँ पर 1 है। 1 क्यों? क्योंकि H+ कितना गेन कर रहा है? 1। जितना H+ गेन करेगा, जितना H+ एक्सेप्ट करेगा पर मॉलिक्यूल, वो आपका एंड फैक्टर होता है।
जैसे एक और केस देखें, हाइड्रोजीन N2H4, N2H4 का अगर स्ट्रक्चर देखें अपन तो कुछ ऐसा होता है। आप ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर के बजाय मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, NH2 NH2, इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है। अगर कुछ बच्चों को क्लियर नहीं है कि लोन पेयर क्या है, क्योंकि हम लोग IGSU के लिए भी ये देख रहे हैं टॉपिक, तो लोन पेयर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर वैसे सीखेंगे। लोन पेयर मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो जितने लोन पेयर होते हैं उतने H+ आप गेन कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे एक लोन पेयर है तो ये एक H+ गेन करेगा, ये भी एक लोन पेयर है तो ये भी एक H+ गेन करेगा। तो ओवरऑल ये 2 H+ गेन कर सकता है। अगर 2 H+ गेन कर सकता है तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो एसिडिटी होगा वो 2 होगा और एन फैक्टर भी आपका इसके अंदर 2 आएगा, राइट। तो ये एक डिफरेंट टाइप के बेस है, इसको हम बोलते हैं ब्रोंस्टेड बेस। ब्रोंस्टेड बेस वो होते हैं जो कि H+ आयन गेन करते हैं, राइट। तो एसिडिटी इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, और जितना एसिडिटी होगा उतना ही आपका एन फैक्टर भी होगा। ये बहुत ही बेस की ध्यान रखना, ये रिएक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे N2H4 का एन फैक्टर बाय डिफॉल्ट मैंने माना कितना 2, पर अगर सपोज ऐसा एक रिएक्शन दे रखा होता कि N2H4 आपका HCl के साथ कंबाइन कर बना रहा है N2H5 प्लस Cl-, और अब आपसे पूछा जाए कि इसमें इसका एन फैक्टर कितना होगा, सोच सकता है। तो इसका एन फैक्टर जो मैंने अभी 2 बोला था, वो बोला था क्योंकि वो 2 H+ गेन कर रहा है। बट अगर आप इस रिएक्शन में थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसका एक मॉलिक्यूल एक ही H+ गेन कर रहा है, N2H5+ बना रहा है। तो अगर एक ही H+ गेन करेगा तो हम बोल सकते हैं कि इस केस में इसका जो एन फैक्टर होगा वो होगा 1। वाई? क्योंकि ये इस केस में एक ही H+ गेन कर रहा है। तो एन फैक्टर इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, पर ध्यान रखना ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन दे रखी है नहीं दे रखी है। अगर नहीं दे रखा होता तो आप बाय डिफॉल्ट 2 लेते हैं, अगर रिएक्शन दे रखा है तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। एसिड और बेस के बाद आइए बात करते हैं अपन आयंस के लिए और सॉल्ट के लिए। तो बहुत ही सिंपल वे में अपन डिफाइन कर सकते हैं। आयंस के लिए हम बोल सकते हैं कि एन फैक्टर इज सेम एज चार्ज ऑफ आयन। तो जितना आयन का चार्ज होगा वो इसका एन फैक्टर होता है। तो जैसे अगर मैं बात करूं Na+, Mg2+, एल्यूमिनियम आयन, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, और मैं बात करूं इनका एन फैक्टर, तो क्लियरली जिनका अपना जितना चार्ज होगा वो उनका एन फैक्टर होगा। तो Na+ का हो जाएगा 1, मैग्नीशियम का 2, Mg2+ का, एल्यूमिनियम का हो जाएगा 3, सल्फेट का अगेन 2। एन फैक्टर हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि अगर चार्ज -2 तो आप इसका एन फैक्टर -2 देंगे, ऐसा नहीं होगा। इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। फॉस्फेट के करस्पॉन्डिंग एन फैक्टर आएगा आपका 3। तो अगर आपको आयन दे रखा और इसका एन फैक्टर निकालना है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें सॉल्ट के लिए, तो सॉल्ट के लिए हम बोल सकते हैं कि जो एन फैक्टर होता है, दिस एन फैक्टर इट इज सेम एज टोटल चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन, और लिख सकते हैं अपन, और एनायन। सॉल्ट के अंदर कैटायन भी होगा, एनायन भी होगा, और जितना चार्ज कैटायन का या एनायन का होगा वही आपका एन फैक्टर होगा। मतलब जैसे अगर हम बात करें NaCl, ध्यान रखना ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो जितना चार्ज कैटायन का होगा, हमें मालूम है कि इसके अंदर कैटायन पे चार्ज Na+ के ऊपर 1 आता है और Cl के ऊपर -1 आता है। तो आप या तो कैटायन का चार्ज ले रहे हैं या एनायन का चार्ज लेने से फर्क नहीं पड़ता है, एक ही का लेना है और मैग्नीट्यूड लेना है। तो कैटायन पे नेट चार्ज कितना है 1। अगर कैटायन पे नेट चार्ज 1 है तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो एन फैक्टर होगा वो भी होगा 1। या एनायन पे अगर बात करते हैं तो भी नेट चार्ज कितना होता है 1, तो इसका एन फैक्टर 1 होगा। अगर मैं बात करता हूँ मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और इसका एन फैक्टर कैलकुलेट करें तो आप देख सकते हैं कैटायन पे नेट चार्ज +2, और एनायन पे भी अगर नेट चार्ज देखेंगे तो 2 क्लोरीन के ऊपर नेट चार्ज आपका -2 हो जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज 2 होगा। तो इसका एन फैक्टर भी आपका 2 होगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड अगर लेता तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का एन फैक्टर सोच सकते हैं, एल्यूमिनियम पे चार्ज +3 आएगा, एन फैक्टर इसका 3 आएगा। अगर मैं लेता हूं एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का पहले फॉर्मूला आना चाहिए आपको लिखना। एल्यूमिनियम सल्फेट मतलब आप बात करें यहाँ पे कैटायन है एल्यूमिनियम 3+ और सल्फेट आपका SO4 2-। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है कैसे लिखेंगे, इट विल बी L2SO4 होल थ्राइस। इससे हम लोग एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिख सकते हैं।
अब इसका एन फैक्टर कितना होगा, तो आप कैटायन का नेट चार्ज देख सकते हैं या एनायन का नेट चार्ज देख सकते हैं। कैटायन की अगर बात करें तो अपने पास 2 एल्यूमिनियम आयन है, एक पे 3 तो 2 के ऊपर हो जाएगा 6, तो आप बोल सकते हैं इसका एन फैक्टर 6 होना चाहिए। कैसे, क्योंकि नेट कैटायन पे चार्ज कितना आ रहा है 6। आप इसको एनायन से भी देख सकते हैं, 3 सल्फेट है अपने पास, एक सल्फेट पे चार्ज कितना है 2, तो 3 सल्फेट के करस्पॉन्डिंग चार्ज अगेन हो जाएगा आपका 6। तो जितना चार्ज कैटायन का या जितना चार्ज एनायन का, दोनों का चार्ज सेम ही होगा क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल कंपाउंड है। तो जितना चार्ज कैटायन का है जितना चार्ज एनायन का, वो कहलाएगा आपका एन फैक्टर इस केस में सॉल्ट का। तो आयंस का देख सकते हैं, सॉल्ट का देख सकते हैं, एसिड बेस का देखें। आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट केस अपन एनालाइज करते हैं इसी के अंदर। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस जो हम लोग एनालाइज करने वाले हैं एन फैक्टर कैलकुलेशन में, वो ये है ऐसे स्पीशीज का जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डेफिनेशन हमें मालूम होना चाहिए। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस में आप इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या फिर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है एंड इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। ऐसे केसेस में हम लोग एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे एन फैक्टर का जो डेफिनेशन है वो होगा, इट विल बी सेम एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है लूज कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका एन फैक्टर। ऑक्सीडेशन होगा तो आप इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, अगर रिडक्शन होगा तो आप इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, राइट। एक मॉलिक्यूल जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है वो कहलाएगा आपका एन फैक्टर। आप रिएक्शन को एन फैक्टर को कैलकुलेट कैसे करते हैं आइए इसके बारे में बात करते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देखें अपन, जैसे मान लो आपका जिंक कन्वर्ट हो रहा है आपका जिंक आयन के अंदर और आपसे पूछा रहा है कि इसका एन फैक्टर क्या होगा। तो आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंसिंग हमने देखी है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि आप ये 2 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं बैलेंस हो जाएगा। तो इसका एक मॉलिक्यूल या एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एन फैक्टर जो होगा इस जिंक का अंडरलाइन स्पीशीज का वो होगा 2। आ रही बात समझ। अगर सपोज मैं एग्जांपल लूं MnO4 माइनस गिविंग Mn2 प्लस आयन, और इसका एन फैक्टर मुझे कैलकुलेट करना है। अब इसका एन फैक्टर कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये जैसे मैंने आपको भी बताया, आप सिंपली बैलेंस कर लो और बैलेंस करने से हमें पता चल जाएगा कि ये मॉलिक्यूल कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है। बैलेंसिंग हमने सीखा है, देखें कैसे करते हैं बैलेंस। अपने पास कभी भी कोई इस तरह का रिएक्शन हो तो बैलेंस करने का जो पहला स्टेप होता है वो होता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी आइटम बैलेंस करना। तो मैग्नीज को बैलेंस करना है जो कि ऑलरेडी बैलेंस है। फिर आएगा ऑक्सीजन को बैलेंस करना यूजिंग वाटर। तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकते हैं यूजिंग वाटर। तो 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे अपने पास 4H2O, राइट, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। थर्ड स्टेप होता है हाइड्रोजन को बैलेंस करना यूजिंग H प्लस आयन। तो हाइड्रोजन को अगर मैं बैलेंस करना चाहूँ यूजिंग H प्लस आयन तो 8 हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 8H प्लस आयन। और फिर फोर्थ स्टेप होता है कि आप रिएक्शन चार्ज बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे नेट चार्ज अगर देखा जाए तो नेट चार्ज है आपका +2, राइट, इसकी वजह से। और यहाँ पर अगर नेट चार्ज देखा जाए तो नेट चार्ज कितना होगा, तो +8 यहाँ से -1 यहाँ से, तो 8 - 1 यहाँ पे नेट चार्ज आएगा आपका +7। यहाँ पे +2 है, यहाँ पे चार्ज आपका +7 है। अगर रिएक्शन को बैलेंस करना है तो हमें इलेक्ट्रॉन को यूज करके इलेक्ट्रॉन को रिएक्शन बैलेंस करना होता है, चार्ज बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पे अगर 2 है, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे आप 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ताकि आपका चार्ज बैलेंस होगा। ये हमने मोल कॉन्सेप्ट में भी सीखा है, कई जगह हम लोग इसको यूज करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग यूज करेंगे। तो ये अपने पास एक बैलेंस रिएक्शन है। और अगर आप इस बैलेंस रिएक्शन के बारे में देखें तो ये मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। क्लियरली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो आप इलेक्ट्रॉन गेन करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक स्पीशीज 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक मॉलिक्यूल या एक आयन 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अगर एक मॉलिक्यूल एक आयन 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो एन फैक्टर होगा वो आपका 5 होगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। एन फैक्टर इस केस में MnO4 माइनस का 5 होगा, क्यों, क्योंकि ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। वो कोई तरीका है बैलेंसिंग ना करना पड़े। एक और तरीका है, आप बोल सकते हैं कि एन फैक्टर विल बी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि कितने एटम्स हैं। हालांकि मैं प्रेफर नहीं करता हूं ये, बट ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं। जैसे अगेन ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं, MnO4 माइनस
कन्वर्ट हो रहा है आपका Mn2 प्लस में, और आपको एन फैक्टर निकालना है इसका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे MnO4 माइनस में जब मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये +7 आता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपका आ रहा है +2। तो मैंगनीज आपका यहाँ पे +7 में, मैंगनीज आपका यहाँ पे +2 में है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 7 से 2 में जा रहा है, चेंज -5 का है, पर हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो चेंज जो होगा वो 5 से चेंज हो रहा है। और एटोमिसिटी उस एटम का में लेंगे, एटोमिसिटी उस एटम का लेंगे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो मैंगनीज की अगर अपन बात करें तो मैंगनीज की एटोमिसिटी यहाँ पे कितना है? 1, क्योंकि एक ही एटम है यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर एन फैक्टर देखेंगे तो एन फैक्टर कितना आएगा? इस तरीके से एन फैक्टर अगर देखें तो एन फैक्टर आएगा आपका, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 5 है और एटोमिसिटी कितना है? 1 है, तो इट विल बी 5। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एन फैक्टर आप निकाल सकते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाई बाय एटोमिसिटी, राइट। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे सपोज डाइक्रोमेट है Cr2O7-2 और ये कन्वर्ट हो रहा है आपका क्रोमियम 3 प्लस में, और मेरे को डाइक्रोमेट का एन फैक्टर निकालना है। तो पहले मैं ये मेथड बता रहा हूँ, फिर बैलेंसिंग से तो हम लोग देख ही सकते हैं। ये मेथड यूज करने के लिए हमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना होगा। तो डाइक्रोमेट Cr2O7-2 जब आपका कन्वर्ट होता है क्रोमियम 3 प्लस में, तो सबसे पहले आप ये देखें कि एन फैक्टर होगा क्या, या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, सॉरी। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट डेफिनेटली यहाँ पे +3 है ही सी, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा, राइट। और यहाँ पर अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें क्रोमियम का, जैसे हम लोग यूजुअली निकालते हैं, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +6। तो क्रोमियम आपका यहाँ पे +6 से कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? +3 में। अगर क्रोमियम +3 से 6 से 3 में कन्वर्ट होगा तो एन फैक्टर कितना आएगा? सोच सकता है कोई? एन फैक्टर नीचे लिखे हैं अपन, अगर एन फैक्टर की कैलकुलेशन की जाए कितना आना चाहिए? तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा आपका 6 से अगर 3 में जा रहा है तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा आपका मैग्नीट्यूड वाइज 3, राइट, मैग्नीट्यूड वाइज 3। और ऐसे एटोमिसिटी कितनी है? एटोमिसिटी उस एटम का जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्रोमियम की एटोमिसिटी की बात करेंगे, क्रोमियम एटम कितने? 2, तो इंटू 2 ये जाएगा आपका 6, एन फैक्टर आपका 6 आएगा। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कैसे? एक क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है, तो एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 3। 6 से अगर 3 हो जाएगा तो एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। पर इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम होते हैं, तो अगर एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दूसरा एटम भी 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये जो आयन होगा, ये मॉलिक्यूल होगा, ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 6। एक क्रोमियम 3, दूसरा क्रोमियम 3, ओवरऑल ये आयन अगर देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 6। आई थिंक सो ये क्लियर हो रहा होगा कि एक एटम 3 तो दूसरा एटम 3, ये मॉलिक्यूल आपका 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए एन फैक्टर 6 होगा। अदरवाइज आप ये देख सकते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू एटोमिसिटी। अदरवाइज आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। बैलेंस कैसे करें? अगर यहाँ पे ऊपर मैं बैलेंस करके दिखाऊं आपको, तो डाइक्रोमेट आपका कन्वर्ट होगा क्रोमियम 3 प्लस में। बैलेंसिंग की वही स्टेप्स हैं जो मैं अभी आपको बता रहा था। पहला स्टेप होगा आपको एटम बैलेंस करना होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर। तो क्रोमियम को बैलेंस करेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रोमियम बैलेंस हो चुका है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 7H2 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, राइट। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या होगा? आपके पास यहाँ पे 14 हाइड्रोजन है, तो 14 हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग आपके यहाँ पास आपके पास यहाँ पर 14 H+ आयन आ जाएंगे। और फाइनली अगर चार्ज की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट चार्ज आपका +6 है, और यहाँ पर अगर नेट चार्ज देखेंगे तो कितना आएगा? तो -2 and 14, -2 and 14 आपका यहाँ पे चार्ज आएगा +12। तो यहाँ पे चार्ज आपका 6 है, यहाँ पे चार्ज 12 है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। ये कोई मैं खास विशेष नई बात नहीं बता रहा हूँ, ये वही चीज़ें जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में सीख चुके हैं या पहले पढ़ चुके हैं। बैलेंसिंग की हम बात करें तो आप इसको इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, और बैलेंस करने पे आप देख सकते हैं कि एक आयन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 6। अगर एक आयन 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हम बोल सकते हैं कि एन फैक्टर आपका 6 होगा। तो इससे से हम लोग एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। रिएक्शन को बैलेंस करना मैं पर्सनली इस मेथड प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की झंझट भी नहीं होती है, रिएक्शन बैलेंस करना काफ़ी आसान होता है। तो एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है आप क्लियरली देख सकते हैं, राइट। और इसी से आप एन फैक्टर डिफाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आप नहीं करना चाहते हैं और आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, तो आप ये भी देख सकते हैं, आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, उसको एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं, इसमें हम लोग एन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो ये कुछ और एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे हमें एन फैक्टर कैलकुलेट करना है।
तो यहाँ पे हमें एन फैक्टर कैलकुलेट करना है अंडरलाइन स्पीशीज का। आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, या फिर आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। इवेंचुअली में देखना कि एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है। तो आप वीडियो को पॉज करते हुए ये सारे एग्जांपल लिख सकते हैं अपनी कॉपी में और एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, और फिर हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो एक बार लिख लीजिए। पहले मैं आपको इनके आंसर्स दे रहा हूँ ताकि आप वेरीफाई कर सकें, और फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे एन फैक्टर्स अगर मैं लिखूँ तो इस केस में एन फैक्टर आपका 10 आना चाहिए, इस वाले केस में एन फैक्टर आपका 2 आएगा, इस केस में एन फैक्टर आपका 1 आएगा। दिस इज NO2 माइनस गिविंग NO3 माइनस, सॉरी ढंग से लिख लेना। इसको अगर आप एन फैक्टर देखेंगे तो यहाँ पे आपका एन फैक्टर 2 आएगा, यहाँ पर एन फैक्टर आपका 10 आना चाहिए था, यहाँ पर एन फैक्टर आपका 8 आएगा, यहाँ पर एन फैक्टर आपका 8 आएगा, और यहाँ पर एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। मुझे भी अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा, देख लेते हैं। आई थिंक सो देखा जाएगा, है ना, देखते हैं अभी। तो एन फैक्टर्स कैलकुलेट कैसे करा अपन देख लेते हैं। आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 0 है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा आपका 5 का, और एटॉमिसिटी कितना है 2, एटम कितने हैं 2, तो एन फैक्टर आपका 10 आना चाहिए था। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी आप देख सकते हैं। या फिर अगर आप नहीं देखना चाहते, सबसे सिंपल तरीका ये होता है रिएक्शन को बैलेंस करना। आप यहाँ पर आयरन बैलेंस कर सकते थे लाइक दिस, ऑक्सीजन बैलेंस कर सकते हैं यूजिंग H2O, हाइड्रोजन बैलेंस कर सकते थे यूजिंग H प्लस आयन, और चार्ज अगर देखें तो यहाँ पे नेट चार्ज 0, यहाँ पे -2 + 12, -2 + 12 होता है +10, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अगर एक मॉलिक्यूल 10 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एन फैक्टर ऑफ कोर्स 2 आएगा, सॉरी 10 आएगा। नीचे वाले केस में देखें I2 आपका I- में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपका यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 में। तो अगर 0 से -1 में जा रहा है तो एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरा एटम भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ओवरऑल मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2, तो एन फैक्टर 2 आएगा। बैलेंस करके देखेंगे तो यहाँ पर बैलेंसिंग में सिंपली यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा। रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, एक मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एन फैक्टर 2 आएगा। या फिर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो 0 से -1 चेंज कितने का है 1 का, और एटॉमिसिटी कितना है 2, अगेन एन फैक्टर आपका 2 आएगा। तो आप कैसे भी एनालाइज कर सकते हैं। नीचे वाले केस में देखें -1 है, 0 है, तो -1 से अगर 0 में जाएगा तो चेंज आपका 1 का आएगा, और एटॉमिसिटी कितना है, इस केस में एटॉमिसिटी 1 ही है, तो एटॉमिसिटी अगर 1 है तो एन फैक्टर भी आपका 1 आएगा। या फिर ऐसा सोच सकते हैं कि एक एटम में अपने पास एक आयन अपने पास जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, तो -1 से 0 आएगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसका मतलब एन फैक्टर 1 आएगा। यहाँ पर देखें नाइट्रोजन आपका +5 की स्टेट में है, नाइट्रोजन आपका यहाँ पे +3 की स्टेट में। डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि 3 से 5 में अगर जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एन फैक्टर 2 आएगा। आप बैलेंस करके देख सकते हैं। साइनाइड कार्बोनेट और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। अब इस तरह के केसेस में अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मेथड यूज करना चाहते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि किसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। यहाँ पर कार्बन एक्चुअली +2 की स्टेट में होता है और नाइट्रोजन आपका -3 की स्टेट में होता है। भाई हमें कैसे मालूम, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग सीखते हैं। अगर लेट्स से हमें नहीं मालूम है, तो हम लोग तब भी कर सकते हैं, पर तब हमें करने के लिए हमें रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। पर लेट्स अगर हमें मालूम है कि लेट्स से कार्बन आपका यहाँ पे 2 में है और नाइट्रोजन आपका -3 में, कार्बन अगर 2 होगा तो नाइट्रोजन का -3 होना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी सम कितना आएगा -1। तो कैसे करेंगे, तो कार्बन यहाँ पे 2 में, नाइट्रोजन -3 में, कार्बन आपका यहाँ पे +4 में है और नाइट्रोजन आपका यहाँ पे +5 में है। ये एक ऐसा केस है जहां पर ये दोनों एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, ना सिर्फ कार्बन बल्कि नाइट्रोजन भी। कार्बन 2 से 4 में जा रहा है, नाइट्रोजन -3 से +5 में जा रहा है। कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 2 से 4 में जाने के लिए एक कार्बन एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तभी 2 से 4 में जाएगा। नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सॉरी लूज करेगा, तो -3 से 5 में जा रहा है, तो -3 से 5 का गैप कितना होता है, -3 से +5 में तभी जा सकता है जब वो 8 इलेक्ट्रॉन लूज करे। तो नाइट्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और हमें पूरी बात करनी है मॉलिक्यूल की। तो जब ये पूरा मॉलिक्यूल या आयन की बात करेंगे तो इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये 8 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, पूरा आयन मिलाकर 10 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो एन फैक्टर 10 आएगा। हैवी लग रहा है, अगर ज्यादा भारी लग रहा है या ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका भी है जो हमने अभी जस्ट देखा। क्या आप इसको सिंपली बैलेंस कर सकते हैं, कैसे, कार्बन बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन 3 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 6H2 कर लेते हैं,
हाइड्रोजन यहाँ पे 12, तो यहाँ पे 12 हाइड्रोजन कर लेते हैं, राइट। नेट चार्ज आपको यहाँ पे अगर देखें तो 0, यहाँ पे नेट चार्ज -1, तो यहाँ पे नेट चार्ज -1। यहाँ पे अगर नेट चार्ज देखें तो कितना आएगा, तो -2 -1, -2 -1 होता है -3 और +12, तो हो जाएगा नेट चार्ज +9। तो यहाँ पे नाच चार्ज -1 था, यहाँ पे चार्ज आपका +9 था। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आपको 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा। 10 इलेक्ट्रॉन क्यों, ताकि यहाँ पे भी नेट चार्ज -1 हो जाए। तो ये आपका बैलेंस हाफ रिएक्शन है। और इस बैलेंस हाफ रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि एक आयन, साइनाइड का एक आयन कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या लूज कर रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो अगर एक आयन 10 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इनफैक्ट हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं इसका 10 होगा। तो ये भी आप मेथड यूज कर सकते हैं। नीचे अगर देखें अपन, कॉपर आपका यहाँ पे +1 की स्टेट में है, कॉपर यहाँ पे +2 में है, सल्फर यहाँ पे -2 की स्टेट में है, सल्फर आपका यहाँ पे +4 की स्टेट में है। तो कैसे करेंगे, अगेन कॉपर सल्फर दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कॉपर भी और सल्फर भी। सल्फर -2 से 4 में जा रहा है, कॉपर 1 से 2 में जा रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कॉपर की बात करें अपन, एक कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 1 से 2 में जा रहा है। 2 कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, अगर एक एक कर रहा है तो 2 मिलकर 2 करेंगे। तो कॉपर कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2। सल्फर -2 से 4 में जा रहा है, तो -2 से 4 का गैप होता है 6, तो सल्फर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 6। दोनों कॉपर मिलकर करेंगे 2 ये 6 ये, कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, 8। एंड फैक्टर कितना आएगा, 8। सिंपल सा तरीका है, कोई बहुत खास विशेष बात नहीं है। देख सकते हैं भाई, हमें तो मालूम ही नहीं कि कॉपर +1 में, हमें मालूम ही नहीं कि सल्फर -2 में, ठीक है। तो भी कर सकते हैं, कैसे, अगेन सिंपल बैलेंसिंग, कॉपर को बैलेंस कर सकते हैं, राइट। सल्फर ऑलरेडी बैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर 2H2O कर सकते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 4H+ कर सकते हैं, राइट, है ना। और नेट चार्ज कितना जाएगा, तो यहाँ पे नेट चार्ज आपका 0 था, क्योंकि ये भी न्यूट्रल ये भी न्यूट्रल। यहाँ पे नेट चार्ज आपका कितना है, इसकी वजह से 4 और इसकी वजह से 0 मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है मैंने, है ना। चार्ज अगर अपन देखें तो यहाँ पे नेट चार्ज 4 है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे +8, और +8 को बैलेंस करने के लिए आप 8 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। तो आप ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि एक मोलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 8। अगर एक मोलिक्यूल 8 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इनफैक्ट आपका इस केस में अगेन 8 आएगा। आई थिंक सबको समझ आ रहा होगा। नीचे वाले केस में अगर देखें अपन, मैं डायरेक्टली बैलेंसिंग की बात कर रहा हूँ। सल्फर को बैलेंस करें तो यहाँ पे सल्फर बैलेंस हो जाएगा ऐसे, ऑक्सीजन यहाँ पे 3, यहाँ पे 8, तो यहाँ पे 5H2 ऐड कर सकते हैं ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर आप 10H+ ऐड कर सकते हैं ताकि हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए। नेट चार्ज आपका यहाँ पे -2 है, यहाँ पे नेट चार्ज आपका -4 + 10 + 6 आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे भी -2 आने के लिए आप 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 8। एंड फैक्टर आपका 8 हो जाएगा, राइट। और नीचे वाला केस जो कि बोला था मुझे खुद को बैलेंस करना पड़ेगा, तो बैलेंस कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो आयरन आपका अगर बैलेंसिंग से देखें तो आयरन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप 0.9 कर सकते हैं, राइट। तो आयरन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर H2 यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2H+। चार्ज हम लोग केयरफुली बैलेंस करेंगे, देखें कितना आएगा पे। तो यहाँ पे नेट चार्ज आपका यहाँ पे 0, यहाँ पे +2, तो नेट चार्ज यहाँ पे +2 है। यहाँ पे नेट चार्ज कितना आएगा, इसका 0, इस पे चार्ज 3 है ना, पर ऐसे आयन कितने हैं, 0.9 आयन। तो एक के ऊपर 3 चार्ज है, तो 0.9 के ऊपर कितना होगा, एक के ऊपर अगर 3, तो 0.9 के ऊपर 0.9 × 3, तो यहाँ पे नेट चार्ज आएगा +2.7। 2.7 कैसे, एक पे 3, तो 0.9 पे 2.7। तो इलेक्ट्रॉन अगर बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2.7 है, बैलेंस करने के हिसाब से आपको यहाँ पे 0.7 इलेक्ट्रॉन आएगा, राइट, ताकि आपका नेट चार्ज +2 जाए। तो एक मॉलिक्यूल कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 0.7। अगर एक मॉलिक्यूल 0.7 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एंड फैक्टर इस केस में 0.7 आएगा। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट केस था जहां पर एटम या स्पीशीज या मॉलिक्यूल जो भी बोलना चाहे ऑक्सीडेशन कर रहा है या रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, ऐसे केसेस में फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें देखना होगा कि एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है। तो एक मॉलिक्यूल जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा गेन करेगा वो इसका एंड फैक्टर होगा। सबसे सिंपल तरीका होता है बैलेंसिंग। आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं
बैलेंस करने पे आप देख सकते हैं कि एक एटम या स्पीशीज या एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, गेन कर रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लूज करेगा, वो इसका एंड फैक्टर होगा। तो ये क्या कैलकुलेशन ऑफ एंड फैक्टर। अब हम बात करेंगे कुछ डेफिनेशंस का और फिर देखेंगे कि सबको यूज कैसे किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं।